Hi everyone, welcome to your channel iLearn। आज हम बी हाइव के चैप्टर 6 का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए उसको पढ़ते हैं। फाइंड धनुष कोडी एंड रामेश्वरम ऑन द मैप। What languages do you think are spoken there? What languages do you think the author, his family, his friends and his teachers spoke with one another? So first part जो है इस एक्टिविटी का, धनुषकोडी और रामेश्वरम को मैप में फाइंड करने का, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 के वीडियो में कर चुके हैं एंड आप उसे जाके देख सकते हैं। सो मैं उसको कवर नहीं करने वाला, बट जस्ट एज ए हिंट, रामेश्वरम इस पंबन आइलैंड में है एंड रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम भी है हिंदुओं का। सो दिस इज वन ऑफ द हिंट्स फॉर यू। आप मैप में जाके इसे फाइंड कर सकते हैं। क्या लैंग्वेजेस बोली जाती है वहाँ पे? सो ये तमिलनाडु स्टेट में है एंड वहाँ की जो प्रिंसिपल मेन लैंग्वेज है वो है तमिल। सो ये तमिल वहाँ पे बोली जाती है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश भी वहाँ पे बोली जाती है, बट तमिल इज प्रीडोमिनेंट, ज़्यादा तमिल बोली जाती है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऑथर और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं किस लैंग्वेज में? तो डेफिनेटली इट विल बी इन तमिल। हो सकता है टीचर्स माइट बी टॉकिंग इन इंग्लिश, बट मोस्टली इट विल बी तमिल। पार्ट 1, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences each। क्वेश्चन 1, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? सो अब्दुल कलाम्स हाउस वाज एट द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। सो मॉस्क स्ट्रीट में था रामेश्वरम में। व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज द नेम ऑफ? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो ये भी हमने कवर किया था रीडिंग वाले वीडियोस में। सो आपको क्या लगता है दिनामणि क्या है? एंड रीजन दीजिए अपने आंसर का। सो दिनामणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। रीजन क्या है? बिकॉज कलाम यूज टू फाइंड न्यूज हेडलाइंस इन इट। सो कलाम हमेशा हेडलाइंस ढूंढते थे उसमें, जब भी उनके कजन उनको कुछ बताते थे तो उसको वेरीफाई करने के लिए वो उसकी हेडलाइंस जो है दिनामणि में ढूंढते थे। सो डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर में ही हेडलाइंस ढूंढेंगे। क्वेश्चन 3, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे, वो बाद में क्या बन जाते हैं। सो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन व कलाम स्कूल फ्रेंड्स। Ramananda became priest of the Rameshwaram temple. Arvindan went into business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. So ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था रीडिंग के पार्ट में कि ये तीन उनके दोस्त थे और रामानंदा प्रीस्ट बन जाते हैं रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदन जो है ट्रांसपोर्ट अरेंज करने वाले बिजनेस में चले जाते हैं, जो भी वहाँ पे विजिट करते हैं पिलग्रिम्स, जो भी तीर्थ यात्री हैं। और शिव प्रकाशन जो है केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं सदर्न रेलवेज के। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो अब्दुल कलाम ने अपने पहली कमाई कैसे की? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ट्रेन कैरिंग न्यूज़पेपर बंडल सस्पेंडेड इट्स हॉल्ट एट रामेश्वरम। Kalam's cousin Samsuddin asked him to assist in catching newspapers bundles thrown out of moving train in return of a daily wage. So he helped Kalam earn his first wages. So World War II के टाइम जो ट्रेन न्यूज़पेपर बंडल्स कैरी करती थी उसका जो हॉल्ट था वो रामेश्वर में सस्पेंड कर दिया गया। तो कलाम के कज़न शमसुद्दीन ने उससे पूछा कि तुम मेरी हेल्प करो कैच करने में जो भी न्यूज़पेपर बंडल्स फेंके जाएंगे चलती हुई ट्रेन में से, एंड इन रिटर्न तुम्हें डेली वेज मिलेगा। तो इस तरह से उसने हेल्प किया कलाम को अपना फर्स्ट वेज सिक्योर करने में, अर्न करने में। हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? क्या उससे पहले वो कुछ कमाते थे, कुछ पैसे कमाए उन्होंने? इन व्हाट वे, किस तरह से? वो पहले टैमरिन सीड्स बेचते थे लोकल प्रोविजन शॉप्स में, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसे मिलते थे। सो यू कैन से ही हैड अर्न मनी बिफोर दैट बाय सेलिंग टैमरिन सीड्स टू लोकल प्रोविजन शॉप्स ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। तो कैसे अर्न करते थे? बाय सेलिंग टैमरिन सीड्स लोकल प्रोविजन शॉप्स में मॉस्क स्ट्रीट पर। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। सो इन क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट पैराग्राफ में, दैट इज अराउंड 30 वर्ड्स, उसमें आंसर करना है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ? सो ऑथर कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को और खुद को? सो द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिज फादर एज अ वाइज, ऑनेस्ट, generous and self-disciplined man. He was austere and did not indulge in inessential comforts and luxuries. So ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया अपने पापा को? एज अ वाइज, ऑनेस्ट, जेनरस और सेल्फ डिसिप्लिन मैन। वो ऑस्टियर थे, सादगी पसंद थे। डिड नॉट इंडल्ज इन इनएसेंशियल कंफर्ट्स, अपने आप को इंडल्ज नहीं करते थे, मतलब कुछ भी इनएसेंशियल कंफर्ट जो भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे कंफर्ट्स
को नहीं रखते थे अपने पास और लग्जरीज को भी नहीं रखते थे। ही डिस्क्राइब्ड हिज मदर एज अ काइंड वुमन हु हैड अ डीप फेथ इन गुडनेस। उन्होंने अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब किया? एक काइंड वुमन जिन्हें बहुत ज़्यादा फेथ था अच्छाई पर। ही डिस्क्राइब बोथ एज टॉल एंड गुड लुकिंग। उन्होंने दोनों अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया कि दोनों टॉल थे और अच्छे दिखते थे, गुड लुकिंग थे। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विथ वेरी ऑर्डिनरी लुक्स। He is generous and self-disciplined like his father and kind like his mother. So उन्होंने अपने आप को as a short boy और with ordinary looks describe किया। उनके कोई भी undistinguished looks नहीं थे, मतलब बहुत ordinary looks थे। वो generous और self-disciplined अपने पापा की तरह और kind है अपनी मम्मी की तरह। What characteristics does he say he inherited from his parents? So it's kind of repetitive. ये जो part है ये काफी रेपिटेटिव है यहाँ पर। सो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो वो कहते हैं कि उन्होंने इनहेरिट किया, अपने मम्मी पापा से उनको मिला है? ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर while he inherited faith in goodness and deep kindness from his mother. So उन्होंने क्या इनहेरिट किया? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पापा से एंड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई पे जो विश्वास है वो इनहेरिट किया, और डीप काइंडनेस, बहुत ज़्यादा काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, काइंडनेस जो अपनी मम्मी से इनहेरिट किया। Part 3. Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. So ये जो questions दिए गए हैं इनको आपको 2 से 3 पैराग्राफ में आंसर देना है, बट इन questions को भी split कर दिया गया मल्टीपल पार्ट्स में। So as a whole इन सारे पार्ट्स को मिला के जिनका आंसर होगा वो 2 से 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। नॉट दैट कि एक पर्टिकुलर जो पार्ट है, जैसे पार्ट 1 यहाँ पर है, उसका आपको 3 पैराग्राफ में नहीं देना, दैट वुड बी टू मच। So question 1 is, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups, says the author. Part 1, which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable, for example, by the way they dressed? So, on the whole, मोटे तौर पर जो small society थी रामेश्वरम की बहुत rigid थी in terms of segregation, separation of different social groups, ऐसा author कहते हैं। तो किन social groups के बारे में वो बता रहे हैं, एंड क्या ये जो ग्रुप्स थे वो आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, आसानी से बता सकते हो कि आप कि ये इस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है। सो कलाम हैज मेंशन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज 2 सोशल ग्रुप्स, एंड इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन रामेश्वरम। सो 2 ग्रुप्स मेंशन किए उन्होंने, हिंदूज और मुस्लिम्स। दे हैड देयर डिफरेंट ड्रेस कोड्स एंड रिचुअल्स। एग्जांपल, कलाम यूज्ड टू वेयर अ कैप डिनोटिंग ही इज अ मुस्लिम, while his Hindu friend Ramananda used to wear the sacred thread. So उनके different dress codes होते थे, different rituals होते थे। So as an example आप बता सकते हैं कि कलाम जो है कैप पहनते थे डिनोटिंग कि वो मुस्लिम है, जबकि उनका जो फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री वो सेक्रेड थ्रेड पहनते थे, जो कि बेसिकली उनका जनेऊ है, which denoted that he is a Hindu. Part 2, were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? Think of the bedtime stories in Kalam's house, of who his friends were and of what used to take place in the pond near his house. So क्या वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस के बारे में जानकारी रखते थे या अवेयर थे, मतलब तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, या नेचुरली फ्रेंडशिप शेयर करते थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे? तो डेफिनेटली हमने देखा है कि कलाम और उनके दोस्त जो हैं, और इनफैक्ट बहुत हद तक उनकी जो सोसाइटी है बहुत हार्मनी में रहते थे वो। तो द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन देम, but they lived together in harmony for most parts and naturally shared friendships and their experiences. So हिंदू और मुस्लिम अवेयर तो थे अपने डिफरेंसेस के बारे में, बट हार्मनी में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, शांति से रहते थे ज़्यादातर, फॉर मोस्ट पार्ट्स मतलब ज़्यादातर, एंड नेचुरली शेयर्ड फ्रेंडशिप्स, नेचुरली शेयर करते थे, बहुत नेचुरल था उनके लिए फ्रेंडशिप शेयर करना और अपने एक्सपीरियंसेस। This was evident in the friendship of Kalam and his 3 good friends who were all orthodox Brahmins. किसी एकदम दिखता है एज अ सबूत, एज एन एविडेंस, उनकी फ्रेंडशिप, जो कलाम की फ्रेंडशिप थी, और उनके जो 3 अच्छे दोस्त थे, तीनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, उसके बावजूद वो अच्छे फ्रेंड्स थे। His mother used to tell him bedtime stories from both the religions. So उनकी मम्मी एंड इनफैक्ट ग्रैंड मदर भी उनको बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी दोनों रिलीजन से। सो रामायण की भी स्टोरी सुनाती थी और उनके प्रॉफिट की भी स्टोरी सुनाती थी। ड्यूरिंग द एनुअल वेडिंग सेरेमनी ऑफ राम एंड सीता, देयर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ राम। ऑल दिस शोज दैट द 2 communities live together in love and peace. So एनुअल वेडिंग सेरेमनी के समय जब भी राम सीता का वेडिंग सेरेमनी मनाते थे उन लोग, तब इनकी फैमिली, इवन दो ये मुस्लिम्स थे, उनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी ताकि वो आइडल्स को कैरी कर सके मिडल ऑफ द पॉन्ड तक,
एंड ये शो करता है कि दोनों कम्युनिटीज में आपस में हार्मनी में रहते थे. दे यूज्ड टू शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस. The author speaks both of people who were very aware of differences among them and those who try to bridge these differences. Can you identify such people in the text? So author दो लोगों के बारे में बताते हैं जो कि बहुत अवेयर थे, उन्हें पता था अच्छे से जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, बट वो ट्राई करते थे ये इन गैप्स को ब्रिज करने के, मतलब उस दूरी को मिटाने में पूरी कोशिश करते थे. कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे लोगों को जिनके बारे में ऑथर ने बताया. सो दो ऐसे लोग थे जिनके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है. सो एक तो थे लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पापा थे और एक हेड प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में, एंड सेकेंड थे उनके साइंस टीचर. So the author speaks about two people who were very aware of the differences among the social groups but tried to bridge these differences. तो दो लोग थे जो बहुत अवेयर थे सोशल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस के. सोशल ग्रुप्स का यहाँ पे मतलब है हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बट उनके बीच में जो डिफरेंसेस उनको ब्रिज करने की कोशिश करते थे. वन वॉज लक्ष्मण शास्त्री हु वॉज हेड प्रीस्ट इन रामेश्वरम टेम्पल. सो एक थे लक्ष्मण शास्त्री जो कि हेड प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के. ही लेक्चर्ड द यंग टीचर वेरी वेल व्हेन ही ट्राइड टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन विद कम्युनल हेट्रेड एंड रिफॉर्म्ड हिम. उन्होंने अच्छे से लेक्चर दिया यंग टीचर को. यू कैन इवन से स्कोल्डेड व्हेन ही ट्राइड टू पॉइजन, जब वो ट्राई कर रहा था पॉइजन करने का छोटे बच्चों के दिमाग को कम्युनल हेट्रेड से. सो कम्युनल हेट्रेड का सेम मतलब यही होता है कि दो कम्युनिटीज के बीच में एक हेट फैलाना कि तुम इसको हेट करो, तुम इसको हेट करो, एंड उनको रिफॉर्म कर दिया. सो कम्युनल हेट्रेड जो फैला रहा था उसको अच्छे से लेक्चर दिया और उन्हें रिफॉर्म कर दिया, उनका जो दिमाग है पूरी तरह से चेंज कर दिया. द अदर वाज कलाम्स साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर. ही वाज ब्राह्मण. He was a Brahmin. He was against all social barriers. He went against his wife's wishes and invited Kalam to his house for a meal. Eventually, his wife also gave in and served Kalam the next time he was invited for a meal. तो दूसरे कौन थे? कलाम के साइंस टीचर, वो भी ब्राह्मण थे एंड वो सारे सोशल बैरियर्स के खिलाफ जाते थे. तो वो अपने वाइफ की विशेस के खिलाफ जाके इनवाइट किया कलाम को घर पे खाने पे, एंड इवेंचुअली इन द एंड क्या हुआ, उनकी वाइफ भी मान गई, ऑल्सो गेव इन यानी सरेंडर्ड, एंड उन्होंने सर्व किया कलाम को जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने वापस बुलाया खाने पे. नरेट टू इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड हाउ दे कैन बी रिजॉल्व. हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स. तो ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है पिछले पार्ट से, बिकॉज सेम इंसिडेंट्स आपको बताने हैं, बिकॉज सेम पीपल इन्वॉल्व हैं, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी भी देना है कि एक्चुअल में क्या हुआ था एंड कैसे वो दो लोगों ने हैंडल किया उन सिचुएशंस को, कैसे चेंज किया उन्होंने लोगों के एटीट्यूड को. सो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिखाना है कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए गए थे एंड कैसे उन लोगों ने रिजॉल्व किया. द ऑथर नरेट्स टू इंसिडेंट्स दैट शो डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड हाउ दे कैन बी रिजॉल्व. सो ऑथर ने दो इंसिडेंट्स नरेट किए कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं एंड कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है. रिजॉल्व किया यानी उनको सुलझाना. In the first incident, a young teacher in Kalam's class asked him to move away from his Hindu friend and sit at the back of the class. When his friend's father came to know about this, he summoned the teacher and warned him not to spread poison of communal intolerance among innocent kids. He gave him two options, either leave school or apologize. He was successful in reforming the teacher due to his strong resolve. So first incident में ये एक यंग टीचर था कलाम की क्लास में जिन्होंने कलाम को बोला कि वो अपने हिंदू फ्रेंड से दूर हट जाए और पीछे क्लास में जाके बैठ जाए. आप यहाँ पे ये ऐड भी कर सकते हैं बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, बिकॉज ही वॉज अ, एंड आप एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन अगर आपको और डिटेल देनी हो. ही वॉज अ मुस्लिम एंड द टीचर डिड नॉट थिंक दैट अ मुस्लिम शुड सिट विद अ हिंदू. जब उनके फ्रेंड के पापा ने, रामानंद शास्त्री जो थे उनके पापा को पता चला ये, तो उन्होंने टीचर को बुलाया, समन किया यानी बुलाया, एंड वार्न किया कि वो ये जहर ना फैलाए. किस चीज़ का जहर? कम्युनल इनटॉलरेंस का. सो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो इनटॉलरेंस है उसका पॉइजन ना फैलाए एंड ये इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ये सब पॉइजन ना फैलाए. उन्होंने दो ऑप्शन दिए उसे कि या तो तुम स्कूल छोड़ दो या तो माफ़ी मांगो. सो वो सक्सेसफुल हो गए रिफॉर्म करने में टीचर को अपने स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की वजह से. सो यहाँ पे रिजॉल्व का यहाँ पे मतलब है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की वजह से, मजबूत दृढ़ता की वजह से. सो आपने देखा कि रिजॉल्व जब एक वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है सुलझाना, बट यहाँ पे रिजॉल्व इज अ नाउन, तो
इसका मतलब है फर्म डिटर्मिनेशन। इन सेकेंड इंसिडेंट वी सी दैट कलाम साइंस टीचर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर अ मील। तो सेकेंड इंसिडेंट में हमने क्या देखा कि कलाम के साइंस टीचर उनको इन्वाइट करते हैं अपने घर में खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड बाय दिस आइडिया एज ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज डू नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू एंटर द किचन। तो उनकी वाइफ एकदम चौंक गई, शॉक हो गई इस आइडिया की वजह से, क्योंकि जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज होती हैं वो अलाउ नहीं करती मुस्लिम्स को अपने किचन में एंटर करने के लिए। शी रिफ्यूज टू सर्व हिम, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको परोसने के लिए। His science teacher served him meal himself outside the kitchen, thus taking a small step towards breaking the social barrier. तो उनके साइंस टीचर ने क्या किया, खुद से सर्व किया खाना कलाम को किचन के बाहर, एंड इस तरह से उन्होंने एक छोटा कदम उठाया इस सोशल बैरियर को ब्रेक करने में। सो ही बिलीव्ड इन कन्फ्रंटिंग दी सोशल बायसेस इन ऑर्डर टू रिमूव देम। वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे, इन सोशल बायसेस। ये जो सोशल बायस है कि आप इस ग्रुप के हो, इस ग्रुप के हो, एक को ज़्यादा फेवर करना चाहिए, एक को कम फेवर करना चाहिए, इनको बायस बोलते हैं। तो इन सोशल बायस को कन्फ्रंट करते थे, मतलब उनका सामना करते थे उनको हटाने के लिए। ही दस इन्वाइटेड कलाम अगेन, इसलिए उन्होंने कलाम को वापस बुलाया। टू हिज सरप्राइज हिज वाइफ सर्व्ड हिम फूड इन द किचन। एंड इस बार क्या हुआ, कलाम को सरप्राइज मिला क्या कि उनकी वाइफ ने सर्व किया उन्हें फूड किचन में। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। सो अब्दुल कलाम क्यों छोड़ना चाहते थे रामेश्वरम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम। सो वो इसलिए छोड़ना चाहते थे ताकि वो पढ़ सके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जो कि रामानंतपुरम में था। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, उनके फादर ने क्या कहा, तो उनके फादर ने पूरा सपोर्ट किया था। सो हिज फादर सपोर्टेड हिज विश। He understood that he had to leave to grow. He quoted Khalil Gibran to his hesitant mother. So उनके फादर ने सपोर्ट किया उनकी विश को। यू कैन इवन से रिक्वेस्ट, विश और रिक्वेस्ट बोथ आर फाइन। एंड वो समझते थे, ही अंडरस्टूड दैट उनको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा घर से, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो बढ़ सके एज एन इंडिविजुअल। उन्होंने किसको कोट किया, खलील गिब्रान को कोट किया, उनकी हेजिटेंट मदर को, जो हिचकिचा रही थी, वो नहीं चाहती थी कि कलाम छोड़ के जाए रामेश्वरम। तो उनको कोट किया खलील गिब्रान को, जिसके थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ऐसा ज़रूरी है। What do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 2 के वीडियो में। आप चाहते हैं तो उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। सो his words were deep and philosophical. They meant that parents cannot help but think that their children are a part of them, and so they have a sense of ownership on their lives. So उनके वर्ड्स बहुत ही गहरे थे, फिलोसॉफिकल थे। उनका मतलब ये था कि पेरेंट्स जो है चाह कर भी, कोशिश करके भी ये सोचने से नहीं रह सकते कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके ही पार्ट हैं, एंड इसलिए उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है। उनको एक लगता है कि मेरी एक ओनरशिप है मेरे बच्चों पे, उनकी लाइफ पे। बट द फैक्ट इज दैट चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट एंड शुड बी अलाउड अ रूम टू ग्रो इवन इफ इट मेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। बट फैक्ट क्या है कि जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड उनको अलाउ करना चाहिए अपनी एक जगह जहाँ पे वो ग्रो कर सके। सो अलाउड रूम का मतलब एक जगह उनको अलाउ करनी चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सके, इवन इफ इट मेंट, मतलब अगर इसका मतलब ये भी हो कि उनको अलग रहना पड़े अपने पेरेंट्स से। द चिल्ड्रन आर हियर टू फुलफिल देयर ओन डेस्टिनीज एंड पेरेंट्स शुड नॉट हिंडर देयर प्रोग्रेस ड्यू टू देयर लव एंड अटैचमेंट। सो जो बच्चे हैं वो अपनी डेस्टिनी जो उनकी किस्मत में लिखा है उसको फुलफिल करने आए हैं, एंड पेरेंट्स को हिंडर नहीं करना चाहिए। हिंडर यानी ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए, रुकावट नहीं लानी चाहिए उनकी प्रोग्रेस में अपने प्यार और अटैचमेंट की वजह से। लाइक हाउ अ सीड कैन नॉट ग्रो अंडर द मदर ट्री, चिल्ड्रन आर मेंट टू फ्लाई अवे लाइक सीगल्स एंड ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट एडल्ट्स। तो जैसे कि एक सीड जो है अपने मदर ट्री जो जो पेड़ होता है उसके नीचे नहीं उग सकता, बिकॉज वहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। जो मदर ट्री है जहाँ से वो सीड गिरा है वो खुद ब्लॉक करता है सनलाइट, सो सीड को ग्रो करने नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनका मकसद यही होता है कि वो फ्लाई अवे करें, सीगल्स की तरह उड़ चले एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट्स में ग्रो कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।